हेलो फ्रेंड, यूट्यूब के नॉलेज हब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं हिंदी वैकल्पिक विषय का अपभ्रंश भाषा के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। अपभ्रंश भाषा का कालक्रम जो है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का माना गया है ना। अपभ्रंश शब्द जो है अप जोड़ भ्रंश जोड़ ज्ञ यानी प्रत्यय वर्ड है, तीनों का मिलकर बना होता है। इस अपभ्रंश शब्द का अर्थ होता है पतन, परंतु अपभ्रंश साहित्य से अभिप्राय प्राकृत भाषा से विकसित भाषा विशेष से है ना। अपभ्रंश भाषा अपभ्रंश ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, अभिरोक्ति, आभिरी इत्यादि विविध नामों से भी पुकारी गई। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य व्याधि पतंजलि से पूर्ववर्ती जो थे वो और पतंजलि जो 150 ईसा पूर्व ने किया है। अपभ्रंश का सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में प्राप्त होता है। भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है उसमें प्राप्त होता है। अपभ्रंश के 2 से 27 तक भेद किए गए हैं, परंतु सामान्य रूप से प्राचीन 5 प्राकृतों से 5 अपभ्रंशों का अविकास माना जाता है। कपिलदेव द्विवेदी प्राचीन प्राकृत और वर्तमान भारतीय भाषाओं को मिलाने वाली कड़ी अपभ्रंश भाषा है। यानी कि कपिलदेव द्विवेदी का कथन था कि प्राचीन प्राकृत और वर्तमान भारतीय भाषाओं को मिलाने वाली कड़ी अपभ्रंश भाषाएं हैं। हरदेव बाहरी ने अपभ्रंश को पश्चिमी प्राकृत माना। देखिए फ्रेंड्स, ये नाम याद रखिएगा, जो कि मेंस राइटिंग में लिखने में थोड़ा से ये हेल्पफुल है। ये सब नाम को मेंशन कीजिएगा मेंस के, है ना, क्वेश्चन आंसर में। और विकास की दृष्टि से 11वीं शताब्दी के लगभग जन भाषा अर्थात बोलचाल की भाषा ने अपभ्रंश का साथ छोड़ दिया और 12वीं शताब्दी के अंत तक अपभ्रंश ने एक पूर्ण विकसित एवं समुद्र साहित्यिक भाषा रूप को अपना लिया। अपभ्रंश के भेदों के संबंध में प्राचीन आचार्यों तथा अर्वाचीन विद्वानों में बड़ा मतभेद है। प्राचीन मतलब कि बहुत पहले के जो आचार्य थे, पहले आचार्य कहा जाता है, उसके बाद के जो अर्वाचीन मतलब कि बिना प्राचीन वाला जो विद्वान सब थे, उनमें बड़ा मतभेद था। वो तो हर एक मोटामोटी हर एक भाषा में थोड़ा सा वो मतभेद रहता ही है। भेद का आधार देशगत है। प्राचीन आचार्यों ने देश भेद के आधार पर अपभ्रंश के अनेकानेक भेद बताए हैं। रुद्रट कृत कात्यालंकार के टीकाकार नैमिषारण्य ने अपभ्रंश के उपनागर, आभीर और ग्राम्य 3 भेद माने हैं। प्राकृत सर्वस्व के रचयिता मार्कंडेय ने अपभ्रंश के 3 भेद किए हैं, नागर, उपनागर और ब्राचल। आधुनिक विद्वानों ने क्षेत्रीय आधार पर अपभ्रंश के भेद किए हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश के सौर श्रेणी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री तथा पैशाची 5 प्रकार बताए। डॉक्टर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के केवल पूर्वी और पश्चिमी 2 क्षेत्रीय भेद किए हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा में अपभ्रंश के 6 भेद 2 का उल्लेख किया है, सौर श्रेणी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, केकय और ब्राचल। राजस्थानी को अपभ्रंश का जेठी बेटी कहा गया है। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, ये भी लिख दीजिएगा तो थोड़ा आंसर में ये आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा आंसर, है ना। ध्वनिगत, अब अपभ्रंश के विशेषताएं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ध्वनिगत विशेषता। प्राकृत भाषा की सभी ध्वनियाँ अपभ्रंश में विद्यमान है। मतलब प्राकृत भाषा की जो जितना भी ध्वनियाँ थी, है ना, वो मोटा मोटी सारा ध्वनि इसमें अपभ्रंश में विद्यमान है।
यानी कि अपभ्रंश में अ, ई, उ, ए, आ हर्ष स्वर एवं अ, आ, ई, उ, ए, ओ दीर्घ स्वर थे। इस प्रकार अपभ्रंश में 10 स्वर थे। कुछ भाषा वैज्ञानिक अपभ्रंश के 8 स्वर मानते हैं, किंतु हरदेव बाहरी जैसे भाषा वैज्ञानिक 10 स्वरों का ही प्रतिपादन करते हैं। स्वरों के लोप, आगम इत्यादि की प्रवृत्ति प्राकृत तुलना में अपभ्रंश में बढ़ गई थी। अपभ्रंश में री नहीं ह्री ध्वनि सिर्फ लेखन में थी, उच्चारण में नहीं। उकार की प्रधानता जैसे काम, एकु इत्यादि अपभ्रंश की मुख्य विशेषता है। अपभ्रंश उकार बहुला भाषा है। अपभ्रंश और उकार बहुला भाषा व्यंजनों में क एक इस टाइप से क मराठी भाषा वगैरह में लिखा था। क है, ल है, रह, न, म, उ और लह अपभ्रंश की मुख्य विशेषता है। तालव्य स सिर्फ पूर्वी अपभ्रंश में मिलता है। शेष व्यंजन संस्कृत की भांति अपभ्रंश में मिलते हैं। अपभ्रंश में 30 व्यंजन हैं। तालव्य स तथा मूर्धन्य स के स्थान पर प्राय दंत स का प्रयोग अपभ्रंश में मिलता है। जैसे इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि तालव्य स और मूर्धन्य स दंत स में बन चुका है। पाली भाषा में बता दीजिए, प्राकृत भाषा में भी शायद बताए हैं। अकारण अनुनासिकता की प्रवृत्ति, यानी कि नाक से जो बोलने वाला प्रवृत्ति उसको अनुनासिकता बोलते हैं। और दीर्घीकरण की प्रवृत्ति, जो मतलब कि जो लास्ट में जो दीर्घ स्वर में बोला जाता है वो ह्रस्वीकरण अपभ्रंश की अन्य मुख्य विशेषता है। तो ये थे हमारे ध्वनिगत। अब व्याकरणिक विशेषताएं को देखते हैं। नपुंसक लिंग एवं द्विवचन प्राय अपभ्रंश में लुप्त हो गए। आकार पुल्लिंग प्रतिपादिक अपभ्रंश के मुख्य हो गए। पुरुषवाचक सर्वनामों में कमी आई। तिदंत के स्थान पर कृदंत रूपों का प्रचुर प्रयोग। विभक्ति का स्थान पर सर्गों ने ले लिया। अपभ्रंश में वाक्य में पदों का स्थान सुनिश्चित हो गया। धातु रूप एवं नाम रूपों में कमी के कारण अपभ्रंश भाषा के सरलता आई। अपभ्रंश का स्वरूप संयोगात्मक से वियोगात्मक हो गया। ठीक है, अब शब्द समूह संबंधी विशेषताएं देखते हैं। तत्सम की अपेक्षा तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग। देखिए, तत्सम और तद्भव शब्द आप लोग व्याकरण में पढ़े होंगे, है ना, उसकी अधिक प्रयोग हुआ है इसमें। उसका देशज शब्द प्राकृत पाली की तुलना में अधिक मिलते हैं। परवर्ती अपभ्रंश में विदेश शब्दों अरबी, फारसी, तुर्की इत्यादि का आगमन हुआ। ध्वन्यात्मक शब्द गढ़ने की प्रवृत्ति प्रमुखता से मिलते हैं। अपभ्रंश हिंदी की जन्मदात्री है, मतलब कि अपभ्रंश से ही, मतलब हिंदी का जन्मदात्री अपभ्रंश माना जाता है। मतलब अपभ्रंश से ही धीरे धीरे हिंदी का जन्म हुआ। अपभ्रंश एक ओर संस्कृत और प्राकृत तो दूसरी ओर आधुनिक आर्य भाषाओं के विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। गोपाल राय की मान्यता है कि, देखिए इसका भी याद रहेगा, ये शुरुआती अगर शुरू से अगर ये मेंशन कीजिएगा आंसर राइटिंग में अपभ्रंश के बारे में, तो ये सब नंबर आपको इंक्रीज करेगा। ठीक है, गोपाल राय की मान्यता है कि अपभ्रंश के शब्दगत और रूपगत विशेषताओं के विवरण से स्पष्ट है कि वह हिंदी के आरंभिक साहित्यिक रूप के बहुत निकट है। यह निकटता इतनी प्रगाढ़ है कि हम अपभ्रंश को हिंदी या पुरानी हिंदी कहें तो इसमें कोई अनुचित्य नहीं है। अपभ्रंश के वियोगात्मक प्रवृत्ति, परसर्गों के विकास, जटिल सर्वनामों का सरलीकरण, क्रिया की रचना में कृदंतीय रूपों का विकास, लिंग, वचन, विभक्ति में सरलीकरण इत्यादि की विशेषताओं के फलस्वरूप हिंदी के विकास में अपभ्रंश का महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये थे हमारे अपभ्रंश के भाषा का संक्षिप्त विवरण, है ना। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।